तो चलिए सीधे इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी MOHUA के इस थोड़े जटिल हाउस बिल्डिंग एडवांस दस्तावेज को समझेंगे। हम इस 80 पन्नों के रूल बुक को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद स्पष्ट और सरल मार्गदर्शिका में बदलने वाले हैं, ताकि सपनों के घर तक पहुंचने का पूरा सफर आसान लगने लगे। इस पूरे टॉपिक को हम इन 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। हाउस बिल्डिंग एडवांस का परिचय, एलिजिबिलिटी और क्वालिफाइंग नियम, सीलिंग्स और मैक्सिमम एडवांसेस, डिसबर्समेंट और रीपेमेंट की शर्तें, विशेष परिस्थितियों के नियम और आखिर में इंश्योरेंस और जरूरी औपचारिकताएं। एक लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ने पर यह पूरा प्रोसेस काफी आसान बन जाता है। शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, द हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी नींव रखना। दरअसल महुआ द्वारा जारी ये आधिकारिक कंपेंडियम ही वो अल्टीमेट रूल बुक है जिस पर पूरी हाउस बिल्डिंग एडवांस या HBA योजना टिकी हुई है। ये हर एक नियम का आधार है। अब यहाँ सबसे बढ़िया बात यह है कि HBA योजना बेहद फ्लेक्सिबल है। ये सिर्फ एक नया घर बनाने तक ही सीमित नहीं है। अगर किसी को प्लॉट खरीदकर उस पर निर्माण करना हो, पहले से बने बनाए फ्लैट्स खरीदने हो, अपने मौजूदा आवास का विस्तार करना हो या यहाँ तक कि पुराने होम लोन्स चुकाने हो, ये एडवांस इन सभी ज़रूरतों को कवर करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफाइंग रूल्स। आखिर इसका फायदा किसे मिल सकता है? इस आर्थिक लाभ को पाने की सबसे बड़ी शर्त है सेवा की स्थिरता। आमतौर पर इसके लिए स्थायी रोजगार या कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा यानी कंटिन्यूअस सर्विस होना आवश्यक है। एक और दिलचस्प नियम यह है कि अगर पति और पत्नी दोनों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं तो वे मिलकर एक जॉइंट एप्लीकेशन दे सकते हैं या चाहें तो अलग-अलग भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, सीलिंग्स एंड मैक्सिमम एडवांसेस, महत्वपूर्ण आंकड़े और लिमिट्स। यहाँ 1 करोड़ रुपए का आंकड़ा बिल्कुल ध्यान में रखने वाला है। ये निर्माण या खरीदे जा रहे घर की अधिकतम लागत सीमा है। असल में इसका मतलब ये है कि घर की कुल लागत, जिसमें प्लॉट की कीमत को शामिल नहीं किया जाता, किसी भी हाल में इस 1 करोड़ रुपए की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती। और अगर बात करें उस अधिकतम एडवांस राशि की जो एक कर्मचारी को मिल सकती है, तो सरकार ने इसकी एक सख्त लिमिट 25 लाख रुपए तय की है, या फिर कर्मचारी के 34 यानी 34 मंथ्स के बेसिक पे के बराबर की राशि। इन दोनों में से जो भी फिगर कम होगा, बस उतना ही एडवांस स्वीकृत किया जाएगा। ये नियम आवेदक की रीपेमेंट कैपेसिटी यानी भुगतान क्षमता को बहुत ही स्मार्ट तरीके से एडजस्ट करते हैं, इस आधार पर कि रिटायरमेंट में कितना वक्त बचा है। उदाहरण के लिए, जिनकी सेवा अभी 20 साल से ज्यादा बची है, उनकी कैपेसिटी बेसिक पे का 40% मानी जाती है। लेकिन अगर रिटायरमेंट 10 साल के भीतर ही है तो भुगतान क्षमता बेसिक पे के 50% तक बढ़ जाती है और इसमें DCR ग्रेच्युइटी का 75% तक का हिस्सा भी एडजस्ट कर लिया जाता है। काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है ना? चौथा भाग है डिसबर्समेंट एंड रीपेमेंट टर्म्स। फंड का प्रबंधन कैसे होता है? जब एक बार बजट सेट हो जाता है और फंड मिल जाता है तो उसे चुकाना भी होता है। इस एडवांस पर एक साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट लगता है। फिलहाल वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ये इंटरेस्ट रेट 7.44% पर तय किया गया है और इस ब्याज की गणना हर महीने के आखिरी दिन बची हुई बकाया राशि पर होती है। EMI या रीपेमेंट पहले महीने से ही शुरू हो जाता है। इसे समझने के लिए हम मानक 15 और 5 साल का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। पहले मूल राशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने के लिए अधिकतम 180 महीने का वक्त मिलता है। जैसे ही प्रिंसिपल क्लियर होता है, तुरंत बाद ब्याज चुकाने के लिए अधिकतम 60 महीने का समय दिया जाता है। ये सिस्टमैटिक तरीका काफी आरामदायक होता है। पांचवा भाग, रूल्स फॉर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, बाहरी बैंक और कुछ जरूरी अपवाद। हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर कभी HMA का पैसा थोड़ा कम पड़ जाए तो एक कर्मचारी बाकी बची हुई लागत को पूरा करने के लिए प्राइवेट या कमर्शियल बैंक से सेकंड चार्ज लोन ले सकता है। यहाँ तक कि अगर कुछ सख्त शर्तें पूरी होती हैं तो पहले से चल रहे बाहरी बैंक लोन को भी इस सरकारी योजना के अंदर माइग्रेट किया जा सकता है। ये सच में एक बड़ी सुविधा है। अब एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट, अगर कोई कर्मचारी निलंबन यानी सस्पेंशन में है, तब भी वो इस एडवांस के लिए एलिजिबल होता है।
बस शर्त इतनी है कि रिकवरी प्रोसेस को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें 2 और स्थायी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से एक कोलैटरल मॉर्गेज बॉन्ड प्रस्तुत करना पड़ता है। यानी सरकार अपना पैसा सुरक्षित रखती है, लेकिन किसी का घर बनने का सपना नहीं रोकती। आखिरी और छठा भाग, इंश्योरेंस एंड फाइनल फॉर्मेलिटीज, निवेश को पूरी तरह सुरक्षित करना। जैसे जैसे घर का सपना पूरा होने लगता है, उसकी सुरक्षा सबसे अहम हो जाती है। यहाँ नियम बेहद कड़े हैं। संपत्ति का पूरी तरह से बीमा यानी इंश्योरेंस होना ही चाहिए, वरना तुरंत 2% की कड़ी पीनल ब्याज दर लागू हो जाती है। ये इंश्योरेंस IRDA अप्रूव्ड संस्थानों से होना जरूरी है और आग, बाढ़ और बिजली गिरने जैसी आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा अनिवार्य है। हर साल इसकी रिन्यूअल रिसीट भी जमा करनी पड़ती है। इस लंबे पेपरवर्क और औपचारिक प्रक्रिया के बिल्कुल आखिर में आता है एक सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज, रीकन्वेयंस डीड। जब पूरा एडवांस और ब्याज चुका दिया जाता है, तब इस डीड के जरिए गिरवी रखी गई संपत्ति का मालिकाना हक सरकारी कर्मचारी को औपचारिक रूप से वापस सौंप दिया जाता है। इसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत पंजीकृत कराना अनिवार्य है। और इस पूरे कंपेंडियम का, इन सारे कठोर नियमों, लिमिट्स और टाइमलाइंस का अंतिम लक्ष्य बस एक ही है, कागज पर लिखी इन पॉलिसीज को वास्तविक चमचमाती हुई आवासीय बिल्डिंग और कम्युनिटीज में बदलना। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बड़ा प्रश्न सामने आता है। लिमिट्स तय है, इंटरेस्ट रेट्स कैलकुलेटेड है, पर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, क्या सरकार की ये HBA योजना आने वाली पीढ़ी के सिविल सर्वेंट्स के लिए घर का दरवाजा वैसे ही खोलती रहेंगी? एक आम सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत सपनों को आकार देने में ये नियम आगे क्या भूमिका निभाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है।